नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ है कर्नल मयंक चौबे सर। बहुत टाइम बाद सर से बात हो रही है। सर कुछ काम में बिज़ी थे और कहीं और सर के शेड्यूल टाइट थे। तो सर जी नमस्कार, शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और नमस्कार दिनेश। जी, सर जी ये ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया। अब जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था, लाइक चाइना, हुँ, अज़रबैजान एंड तुर्की, तो उसमें हुँ, देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे-धीरे एक्शन तो ले रही है। मीन्स हुँ, स्लोली एंड स्टडीली। जैसे अभी साइप्रस जाके आए मोदी जी। साइप्रस में हुँ, जाके वो नॉर्थ ऑफ साइप्रस देखा जो तुर्की ने इन्वेड करके ले आया हुआ था 1970s में। देन हुँ, आफ्टर फर्स्ट हुँ, टाइम in 11 years नरेंद्र मोदी जी हैज़ विश्ड दलाई लामा ऑन हिज हुँ, बर्थडे। तो हुँ, इंडिया तिब्बत काल भी खेल रहा है। तो क्या हुँ। स्ट्रैटेजी क्या लग रही है सर इंडिया की आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर? लगता है कि इंडिया ने काइनेटिक एक्शन तो ले लिया लेकिन अब डिप्लोमैटिक एक्शन में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है सर। बिल्कुल सही बात पकड़ी है आपने कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में आई फाइंड अ बिग शिफ्ट। पहले जो हम थे, हम बड़ा डिप्लोमेसी जो थी बड़ी सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती थी। मोर ऑफ सिग्नलिंग, मोर ऑफ रिक्वेस्ट, अपने आप को एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के ऊपर ध्यान देना, नेवर शो दैट वी आर अ मिलिट्री माइट। हमारे पास में जो स्ट्रेंथ थी हम उसको रिवील कभी नहीं करते थे। बट व्हाट आई एम सीइंग इज आफ्टर द एडवेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट 2014 से दी फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी देखो इंडिया की हमेशा सेम रही है। इट हैज नॉट चेंज। द ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इज दैट द फॉरेन पॉलिसी हैज नॉट चेंज, बट द वे यू एक्सरसाइज द फॉरेन पॉलिसी that definitely undergoes a change with the change in the ministry. So when Prime Minister Narendra Modi came to power, the way he exercised foreign policy was of a totally different nature. We saw more heart to heart connect with the countries and more show of uh, likeness, more show of unhappiness also. So हमने अपनी चीज को छुपा के नहीं रखा, अपने सेंटिमेंट्स को हमने देशों को जाया किया. If you would note, when the prime minister meets the other heads of state, earlier it used to be the prime minister used to just shake hands. But Mr. Narendra Modi, when he meets a few world leaders, he does not stop at holding hands. He goes and hugs the leader. Now, this is more important when you see a leader of his stature. He hugs the POTUS, that is the President of the United States. So, Mr. Donald Trump is also hugged, and so is Mr. Putin. And here you have a prime minister who can hug Putin, and after 2 weeks, he goes and hugs Zelensky also. So you understand how balanced the policy has become. The last that you saw was he hugging the head of state of Namibia. And that was not a mere hugging, it was a silent connect between the two nations. That is what I can draw from that hug. So now coming to the rivalry part of it. So it was made very clear by the Vice Chief of Army Staff in his statement that 80% of the equipment that was used by the Chinese ने अपना इक्विपमेंट का टेस्ट बेड जो था वो सिंदूर को बना के रखा, पाकिस्तानीज को उन्होंने इस टेस्ट के लिए उतारा. ये भी कहा कि हमने लड़ाई एक दुश्मन से नहीं की, हमारे 3 दुश्मन थे. 3 दुश्मन कौन-कौन से थे? चीन था, जो कि एक्टिवली सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान को. हाउ? बाय मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस. और ये चीज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद बोली कि हमारे को इंटेलिजेंस जो थी वो चाइना से आ रही थी. बोलने के बाद वो पछताए एंड देन ही बैक ट्रैक. उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला और ये कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दो देशों के बीच में ऐसा होता है और ये होता है. तो वो लीपापोती कर रहे थे, पर उनके मुंह से जो बात सच्चाई निकलनी थी वो निकल चुकी थी और सबने उस बात को पकड़ लिया. नंबर 2 थे रिसेप तैयब अर्दोगान का देश तुर्की.
तुर्की जो था उसके ड्रोन्स जो थे वो हम पर अटैक कर रहे थे। पाकिस्तान की ड्रोन इन्वेंट्री में इस समय करीब 5 किस्म के ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि तुर्की बनाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट जो है उसका बायरक्तार ड्रोन है, और बायरक्तार ड्रोन जो है उसको बनाने वाले के बॉस का नाम है सेल्चुक बायरक्तार। सेल्चुक बायरक्तार की वाइफ का नाम है सुमैया बायरक्तार, और सुमैया बायरक्तार जो है वो रिसेप तैयब अर्दोगान की बेटी है। रिश्ता समझ में आ रहा है दिनेश? आप म्यूट हो इस समय वैसे, पर मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूं इस समय, जिसके ऊपर हम शायद बाद में डिस्कस करना चाहेंगे। और वो ये है कि सुमैया बायरक्तार जो हैं वो 9% शेयर होल्ड करती हैं एक कंपनी में जिसका नाम है चेल्बी। घंटी बजी। चेल्बी वो कंपनी है जो कि इंडिया के एयरपोर्ट्स पे ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी। चेल्बी कंपनी जो है वो इंडिया के 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कार्यरत थी। उसके वर्कर्स को सामान को हैंडल करना, एयरक्राफ्ट को सर्विस करना, एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करना, इन सब की जिम्मेवारी उनके लोगों की थी। दे हैड एक्सेस टू ऑल द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज विच एग्जिस्ट ऑन द एयरपोर्ट, इंक्लूडिंग द वीआईपी एयरक्राफ्ट स्टैंडिंग देयर। तो ये खतरा जो था हम पे मंडरा रहा था। हमारी डीजीसीए ने डिसीजन लिया और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया तुरंत। पर फिर वो कंपनी हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने पता नहीं क्या उसमें उसको घुट्टी पिलाई, और उसने इस ऑर्डर को थोड़ा सा रोक लगाया। लेकिन 4 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भाई हम इस डीजीसीए के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो एक तरीके से चेल्बी को भारत से किक पड़ी और उसको यहां से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन चेल्बी कंपनी में काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज थे उन सबको यहां की कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया गया। समझ रहे हैं आप? जैसे दिल्ली में अगर चेल्बी काम करती थी तो उसके एम्प्लॉयज जो थे वो ताज सैट्स में ट्रांसफर हो गए और रोजिएट में ट्रांसफर हो गए, जिनको की ग्राउंड हैंडलिंग का काम दिया गया था। लेकिन बात आके जाती है कि इन देशों के आखिर राज क्या थे। तुर्की के 2 ड्रोन पायलट सियालकोट में बैठे हुए थे और ड्रोन उड़ा रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे। उनको भारत ने अटैक करके उनको वहां से साफ किया। वहां से साफ करने का मतलब है उनको इस धरती से साफ कर दिया। तो ये प्रूफ था कि तुर्की जो है वो खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ युद्ध का नगाड़ा बजा चुका था। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा जाए तो जैसा कि वाइस चीफ ने कहा है, हमारे खिलाफ 3 एनिमीज जो थे वो साथ साथ लड़ रहे थे, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना। दिनेश जी, यहाँ पर मैं अपने कहे को थोड़ा सा विराम दूंगा और आपको बोलने का मौका दूंगा। आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। म्यूट म्यूट है आप, म्यूट है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी। हाँ सॉरी, मेरे यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड नॉइज एंड बैकग्राउंड थिंग। जी नहीं, आप करेक्ट बोल रहे हैं सर। ये तुर्की का जो निकाला, ये सबका एक एक्सेस तो बन गया था, और उसमें एक्टिव रोल चाइना ने भी बहुत प्ले किया था इसमें। और आई कैन से कि ये तुर्की और इसका तो समझ में आता है, चाइना का भी एक स्टेक था। और मुझे जो दिखता है सर कि बैकग्राउंड से यूएस ने भी हेल्प की पाकिस्तान की। ठीक है? तो इसमें अगर अभी मैं चलो यूएसए को हटाता हूँ, लेकिन अभी जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं कि अभी हमको दिख रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है या लॉन्च हो सकता है। तो अब इंडिया को अगर वो काइनेटिक एक्शन के पहले नॉन काइनेटिक एक्शन लेना है, जैसे अभी हम लोग साइप्रस को बोल रहे हैं कि हम उनको सप्लाई करेंगे जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है। तो ग्रीस को भी सप्लाई करेंगे, आ रहा है कि ग्रीस को तो ब्रह्मोस देने की बात आ रही है। ठीक है सर। तो आपको क्या लगता है सर, तुर्की इससे क्या रिएक्शन लेगा? और अज़रबैजान में भी अभी देखेंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे भी बढ़ते जा रहा है। इज़राइल भी धीरे-धीरे हाथ खींच रहा है अज़रबैजान से। तो आपको क्या लगता है सर, इसमें हम तुर्की को, स्पेसिफिकली तुर्की को, क्योंकि वो ही ज़्यादा एक्टिव वर्बली भी है और एक्शन वाइज़ भी है। तो हम इसमें कैसे इसको तुर्की को हैंडल कर सकते हैं सर? देखिए, अगर आप टर्की को हैंडल करने की बात कर रहे हैं तो तुर्की के दक्षिण में साइप्रस नाम का एक देश है, और उस देश में 2 क्लियर कट डिविजन्स हैं।
एक है तुर्क सिप्रियोट्स का, जो कि ऑटोमन एम्पायर 1710 के आसपास यहाँ पर आके बसे थे और अपना इन्होंने एक अलग सा वर्चस्व बनाया था। ये सब सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं और ये लोग तुर्की भाषा में वार्तालाप भी करते हैं। इसके करेक्ट सर। बरखिलाफ ग्रीक सिप्रियोट्स जो हैं, वो एक तरीके से साइप्रस के लोकल्स माने जाते हैं, ग्रीक उनकी भाषा है। एक बड़ा क्लियर कट डिवाइड है और इस उत्तर के क्षेत्र पे तुर्की का वर्चस्व भी कायम है। आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो एक जगह पर खड़े हुए थे और पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो इलाका था जो कि तुर्की के कब्जे में था। तो एक सिग्नलिंग थी कि मेरी निगाह जो है वो इस इलाके पर है। तो तुर्की जो है वो होश की दवा पी ले, क्योंकि भारत जो है इस समय अपने इमीडिएट नेबरहुड से ही उलझ नहीं सकता। भारत में इतनी शक्ति है कि वो इतनी दूर पर जाके भी लोहा ले सकता है। और कैसे लेगा? आपने नाम लिया था ग्रीस का। ग्रीस के साथ में हमने इंद्रधनुष नाम की एक एक्सरसाइज की है नेवी की, जिसमें ग्रीक नेवल शिप्स ने पार्ट लिया है। हमने ग्रीस के वार्म वाटर्स तक जाकर अपनी नेवी को वहां पर भी जॉइंट एक्सरसाइज किया। अब एक्सरसाइज क्यों करते हैं दो देश? कि यदि जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे की युद्ध कला को समझ सके कि इस देश की सोच क्या है और ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा किसी सिचुएशन के साथ में। तो इस चीज के लिए युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो अगर दो देश मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने अपने लिए एक कॉमन एनिमी ढूंढ के रखा हुआ है और कॉमन एनिमी हम सबको पता है कौन है। दूसरा रहा साइप्रस की बात हमने ऑलरेडी कर दी है। भारत ने बड़ा सोच समझकर अपना जो जाल है वो फैलाया है। कैसे? इस समय प्रधानमंत्री ने एक और देश की यात्रा की थी, उसका नाम है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया जो है वो ऐसा देश है जिसने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। जब कश्मीर का मसला होता है तब, या सिंदूर के मामले में क्रोएशिया ने खुलकर भारत का सपोर्ट किया है। ग्रीस जो है वो इंडिया का हिमायती हमेशा से रहा है। साइप्रस भी भारत का हमेशा से हिमायती रहा है। जैसे आपने कहा करेक्ट। कि ग्रीस और साइप्रस जो हैं वो भारत के हमेशा से हिमायती रहे हैं और जी। इस समय जिस प्रकार से हमारे डिफेंस के जो कोऑपरेशन हो रहे हैं, आप देखना चाहेंगे कि नेटो कंट्रीज के देश कौन-कौन से हैं और आपको उसमें दिखेगा कि जो ये 3 नाम हमने लिए हैं, साइप्रस, ग्रीस और तीसरा नाम था किसका? क्रोएशिया का। क्रोएशिया। ये सब जो इनमें से आपको कोई ना कोई देश ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि 1952 में ग्रीस जो है वो नेटो में शामिल हुआ था। तो आपने क्या जी। किया इसके अंदर? तुर्की हुँ। भी उसी साल शामिल हुआ था। अब तुर्की की वजह से ग्रीस जो है वो सपोर्ट पाता है भारत का और अब वहां पर क्रोएशिया भी बैठा हुआ है। तो आपने नेटो के 2 देशों को ऐसा अपने साथ शामिल किया है, जो आपके वेपन सिस्टम को खरीदने को तैयार खड़े हैं और आपने शुरुआत करेक्ट की सर। है ग्रीस के साथ में। हुँ। तो आपने एक तरीके से अमेरिका को ये दिखाया है कि बेटा तू अगर F-16 बेचेगा पाकिस्तान को, ये कह के कि ये आतंकवादियों के खिलाफ यूज़ होते हैं और ये भारत के खिलाफ यूज़ नहीं होंगे, तो हम भी अपनी आँख नहीं मूंदेंगे, हम ग्रीस को भी सपोर्ट करेंगे। और करेंगे। ग्रीस तुम्हारा नेटो का पार्ट हो चाहे ना हो, हम उसको सपोर्ट देंगे। ग्रीस को भारत से हथियार खरीदने में मुनाफा दिख रहा है, इसलिए ग्रीस ये काम कर रहा है। तो हमने एक तरीके से नेटो के, जिसके कहते हैं ना, यू हैव सेट द कैट अमंग्स द पिजन, हुँ, मतलब हुँ। कबूतरों का झुंड है, उसमें आपने एक बिल्ली छोड़ दी। तो हम भी इस समय अमेरिका को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी ही जैसे कि आप अपनाना चाहते हैं। तो जैसे को तैसा की पॉलिसी जो है मुझे इस समय देखने को मिल रही है। ग्रीस करेक्ट को सर। हम सपोर्ट कर रहे नहीं, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब नहीं, नहीं, आपकी नहीं, बात नहीं। एकदम सही है सर। हम सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जब अगर वो देखो, पहली बात तो हम सपोर्ट करेंगे ग्रीस को क्योंकि वो टर्की के अगेंस्ट है, हुँ, पहली बात। दूसरी बात, एक पैसेज भी खुलता है ग्रीस में यूरोपियन यूनियन में जाने का, जो हमारा बिल्कुल। आईमैक का भी रास्ता है। हुँ, जो हमारे एक आईएमएफ का भी रास्ता है,
वो है, और एक वे भी ओपन होता है यूरोपियन यूनियन में जाने का, प्लस वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन भी है हमारी तरह, तो हमारे तो कनेक्ट 100 होना ही है उनसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने तीसरी बात बोली वो है, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन और भारतीय सभ्यता जो है वो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल है। जी। ऑटोमन एम्पायर तो बाद में खड़ा हुआ है, ग्रीक सभ्यता बहुत पहले से थी। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, तो जिसकी डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं वो इन्हीं सभ्यताओं से उठकर आई है। तो दो सभ्यता जो है उनका आपस में मिलन जो है वो कॉमन है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत का ईरान के साथ में रिश्ता भी इसी पर आधारित है, क्योंकि हम मैं लोग इसी पे सब आना था। सिविलाइजेशनल नेशंस हैं। जी, जी, हमारी जी, सोच जो है वो उथली नहीं है, हमारी सोच बहुत हुँ, गहरी है। तो जी, इसलिए बिल्कुल। भारत जो है सिविलाइजेशन लेवल पे भी ग्रीस के साथ खड़ा हुआ है। और तुर्की को इस बात का बहुत डर है, क्योंकि तुर्की इस समय हर तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, भारत ने अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में कई रास्तों से बनाई है, और हमने जो अपना आईमैक बनाया है, आईमैक तुर्की के थ्रू पास होकर मेरे ख्याल से नहीं जाता। अगर आप चेक करेंगे, मेरे ख्याल से आईमैक जो है वो तुर्की के पास थ्रू होके सर, नहीं जा रहा है। जी, आप एक बार कंटिन्यू रखिए ना सर, 1 सेकंड, मेरा एक अर्जेंट कॉल है सर। आप प्लीज़ कंटिन्यू अच्छा, रखिए ना सर। ठीक, ठीक, जी। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आप कॉल कॉल लो आप। अ, आईमैक तुर्की के थ्रू नहीं जा रहा। टर्की वाज़ बिल्कुल, अपसेट विथ दिस, क्योंकि वहाँ से वो नहीं यस, जा रहा, उसको टच ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, बड़ा केयरफुली अपना रूट क्राफ्ट किया है। वो देश जो कि भारत का साथ दे रहे हैं, वो ही केवल आईमैक में साथ में आएँगे। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, वो भी इस तरीके से क्राफ्ट किया गया है कि जितने देश के थ्रू वो जाता है, वो देश भारत के हिमायती होंगे। तो इस तरीके से भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को हेज किया है कि जो हमारे मित्र देश हैं, उनको हमेशा फ़ायदा दिया जाएगा। ये हमारी अनरिटन नॉर्म में शामिल है। तो जैसा कि आपने कहा था कि यूरोपियन यूनियन के देश, तो क्रोएशिया तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ही है। साथ में अगर आप देखेंगे, ग्रीस भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और साइप्रस भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो हमने यूरोपियन यूनियन में एंट्री के लिए कई दरवाजे एक साथ खोल दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करना है, तो अगर कोई देश हमारे बरखिलाफ जाने की कोशिश भी करता है, तो हमारे पास में 3 दरवाजे अलग-अलग दिशाओं से वहाँ खुलते हैं, जो कि हमें यूरोपियन यूनियन का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो भारत ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, और दुश्मन जो है इस बात को समझ जाएँ कि भारत जो है वो किस तरीके से काम करने वाला है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था रिगार्डिंग तुर्की। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो 9 तारीख को इस्लामाबाद आए थे डिस्कशंस के लिए और आगे फर्दर ट्रेड डील्स के लिए। तो इंडिया की सरकार जो है, भारत सरकार जो है वो एक्शन तो ले ही रही है, साथ में भारत की जनता ने भी बहुत तगड़ा एक्शन लिया है। और टूरिज्म जो वहाँ की एक मेजर इंडस्ट्री है तुर्की की, उसको बहुत तगड़ी पेट पे लात पड़ी है, और वैसे ही बाकू यानी अज़रबैजान को भी टूरिज्म में मार खानी पड़ी है। और हमारा टूरिज्म टुवर्ड्स तुर्की सॉरी टुवर्ड्स ग्रीस वो ऊपर उठा है, और लोगों ने अब ग्रीस जाना ज़्यादा मुनासिब समझा है। तो आपको ध्यान होगा कि जैसे मालदीव्स का केस हुआ था, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत की जनता ने ही सोशल मीडिया पर मालदीव्स को इस तरीके से घेरा है और सुनाया है कि मालदीव्स घुटने पर आ गया था। वैसे ही तुर्की का इलाज भी चल रहा है। तुर्की में थोड़ी जान ज़्यादा है, तो थोड़ा सहने की शक्ति ज़्यादा रहेगी उसकी, लेकिन जब दुनिया के सामने उसकी छवि नेगेटिव प्रोड्यूस होएगी, पैदा होएगी, तो देश को अपने आप डर लगेगा, और ये डर हुँ। होना भी अच्छा है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जी। तो ये तो हो जाएगा तुर्की का। लेकिन अब जो सर हम दूसरी साइड देखेंगे, अगर हमारे जो ईस्टर्न साइड देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, स्पेशली चाइना में, नॉर्दर्न साइड में, तो चाइना के अगेंस्ट भी देखेंगे ना, तो इंडिया धीरे-धीरे स्टेप ले रहा है और चाइना भी ले रहा है। जैसे उसने अभी हमारे फर्टिलाइज़र्स को बंद किया,
सेकंड थिंग, उसने यहाँ पे जो फॉक्सकॉन के हैं एम्प्लॉयज, उसमें अपने चाइनीज एम्प्लॉय को निकाल दिया, उसने वापस ले गया इन द सेंस। और अब इंडिया एक्शन ले रहा है तिब्बत का, जो उसने अभी दलाई लामा ने जो अपने बोला कि भाई नेक्स्ट दलाई लामा होगा, और उसमें चाइना का कोई रोल नहीं होगा, वो क्लियरली बोल दिया, और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, दैट इंडिया हैज ए फ्रीडम एंड एवरीथिंग, वो सपोर्ट किया। प्लस बिल्कुल। दलाई लामा का अभी बर्थडे आया तो मोदी जी ने विश किया, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में भी, कि तो इंडिया अब तिब्बत कार्ड भी खेल रहा है, और वो कार्ड अमेरिका को भी फेवर करता है। वो हम्म। कार्ड अमेरिका को भी फेवर करता है, बिकॉज अमेरिका भी उसी तरह से चाइना को घेरना चाहता है। तो आप देखेंगे कि ये तिब्बत के मामले में इंडिया एंड अमेरिका साथ आए हैं, और वो हम्म। चाइना को घेरना चाह रहे हैं सर। ऐसा है कि चाइना जो है वो इतने आराम से घेरे में आने वालों में से है नहीं, हम्म, पर इंडिया की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है चाइना के लिए, क्योंकि हमारी जितनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो चाइना को एडवर्सरी मान के होती है, पाकिस्तान को तो हम गिनती में लेते भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं। हमारी मिलिट्री, अगर मिलिट्री क्या, हमारे तो बीएसएफ ने उनके लॉन्चिंग पैड को उड़ा दिया था रख के। तो बीएसएफ हमारी काफी है पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत जरूरत मिलिट्री की पड़ती है तो वो मिल जाती है। रही बात चाइना की, चाइना जो है वो एक स्ट्रांग एडवर्सरी है, इसमें आप में कोई शक नहीं है। लेकिन जहां पर हमारा वीक पॉइंट अगर है, तो हम चाइना के वीक पॉइंट पर जाके उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। चाइना का वीक पॉइंट क्या है? 80% चाइना का जो एनर्जी है वो मलक्का स्टेट से जाती है, बाबल बाबल मंडप के थ्रू। तो जो मलाक्का, सॉरी, बाबल मंडप के थ्रू, मलाक्का स्टेट से। तो मलाक्का स्टेट को अगर भारत जो है वो डोमिनेट करता है इस समय इंडियन ओशन पर, एक तरीके से भारत का वर्चस्व इस समय मौजूद है। चाइना को इस बात का भान है। देखिए, नंबर्स में बेशक चाइनीज नेवी बड़ी हो, हम्म, लेकिन कौन रूल करता है, कौन गवर्न करता है, ये बात देखने वाली है। और भारत की नेवी जो है वो बड़े चुपचाप काम करती है और अपनी जगह बनाती है। इस समय चाइनीज शिप एक थी जो कि सोमालियन पायरेट्स ने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, और भारत की नेवी ने जाकर उसको रेस्क्यू किया था। तो हमारी नेवी का बोलबाला जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक है, और इधर मलाक्का स्ट्रेट तक है। इस बात को कोई भारतवासी भूले नहीं कि इंडियन ओशन में लोग चाहे जितनी बात कह लें, डोमिनेंस जो है वो हमारी नेवी का अच्छा खासा है। हम दिखाते नहीं है, हम करते हैं। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमारी नेवी जो थी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी, एक्शन नहीं लिया था, पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर आ चुका था। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर नेवी को चांस दिया गया होता तो भारत पाकिस्तान के चार जी टुकड़े जी, कर दिया होता। कर तो दिया ये जी। हमारी नेवी की स्ट्रेंथ है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मानी है और अनाउंस की है वर्ल्ड को। तो जब डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो बात बड़ी सीरियस होती है। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो मान के चलिए कि नेवी जो है वो तैयार थी, और पाकिस्तान के चार टुकड़े होने थे। वो तो किस्मत की बात है कि उन्होंने पहले घुटने टेक दिए, और उनके डीजीएमओ गिड़गिड़ाते आ गए कि भाई हमें बचा लो, हमें रोक दो, हमें बख्श दो, अब और फायरिंग मत करो। तो रही चाइना की बात, एक देश हम इस डिस्कशन में भूल गए, और वो था अजरबैजान। हाँ सर। अजरबैजान ने हर सूरत में भारत के खिलाफ बोला है और पाकिस्तान के पक्ष में बोला है। जहां कहीं भी आप देखेंगे, हम टूरिज्म में जाकर उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी लोगों ने होश की दवा पी है तो टूरिज्म वहां से शिफ्ट हुआ है, और लोगों ने एक दूसरा देश सेलेक्ट किया है, उसका नाम है आर्मेनिया। अब आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। आर्मेनिया जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सोवियत नेशन के अंडर में आता था। रशिया से वो मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्म्स, एम्युनिशन जो है वो इंपोर्ट करता था। लेकिन रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ में उलझ रहा है इस समय वॉर में, तो आर्मेनिया को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस समय स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, आर्मेनिया का बिगेस्ट आर्म्स एम्युनिशन सप्लायर कौन है? भारत। भारत। भारत ने उन्हें आकाश वेपन सिस्टम दिए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। भारत ने उन्हें आर्टलरी, एटैक्स दिए हैं। भारत ने उन्हें, रडार का नाम मैं भूल रहा हूं, सोना स्वाति या रेडर। स्वाति स्वाति रडार, स्वाति। सॉरी,
स्वाति रडार है, ये वेपन लोकेटिंग रडार है, और ये वो भी दिया तो है। दिए सर भारत ने, ये लॉन्चर्स, अपने ये पिनाका, रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका, पिनाका, पिनाका वेपन सिस्टम दिया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बैरल है, रॉकेट वेरी लॉन्चर्स। एक्यूरेट। क्योंकि पिनाका यस सर। आपको पता है किस दाम से बना है। हुँ, ये दिए हैं, एमनिशन दिया है, और लिस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आर्मीनिया को क्या चाहिए, तो भारत जो है वो एमर्ज हुआ है आर्मीनिया का बिगेस्ट आर्म्स डिफेंस सप्लायर के रूप में। ये एक बड़ा शिफ्ट है हमारा। हम कहाँ आर्म्स को इंपोर्ट करते थे, आज हम आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ब्रह्मोस की डिमांड 22 देशों ने भारत से की है। तो अजरबैजान के पेट में इस बात का दर्द भी है कि भारत आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है और करेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आर्मेनिया ने हमारा इंटरनेशनल फोरम में साथ दिया है। भारत अपने दोस्तों को भूलता नहीं है और दुश्मनों को कभी भूलने नहीं देता। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की खास चीज है। तो करेक्ट सर, अब करेक्ट सर, हमने ग्रेट। सारे दुश्मनों का खबर ले ली। जी। जी, और स्पेशली लास्ट 10 ईयर से तो ज़्यादा ही इंडिया देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, और पूरी तरह से एक्टिव फॉरेन पॉलिसी है वी कैन से। जी, जो जी, पहले डल फॉरेन पॉलिसी रहती थी, अब एक्टिव फॉरेन पॉलिसी है कि आपको बिल्कुल। जवाब मिलता है। अगर हम नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं कि हम करते नहीं हैं, हम करके हाँ, जवाब करके देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी, 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 जी। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब ये इन सब चीज़ में सर पाकिस्तान का क्या होगा? अब इंडिया ये ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेगा कि क्या? आज ही मैं सुन रहा था कि कुछ बड़ा ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में, कुछ अराउंड 150 लोग मर गए हैं। ऐसा न्यूज़ में आया था, अभी आज सुबह ही आया था। इतना अच्छा, वायरल ये नहीं हुआ मैंने है बट आया था आज सुबह। ये मैंने देखा हाँ, नहीं इसको दिनेश, मैंने मिस कर दिया इस न्यूज़ को, नहीं लेकिन वो मैं एक चीज़ को करेक्ट अ, करना चाहूँगा कि सब लोग बात करते हैं सिंदूर 2 की। भाई साहब, सिंदूर जी, तो खत्म ही नहीं हुआ है अभी तक, सिंदूर 2 कहाँ से आएगा? भारत रीस्टार्ट के प्रधानमंत्री ने, रीस्टार्ट ऑफ रक्षा मंत्री ने सिंदूर। कभी बोला ही नहीं। हाँ, नहीं। तो जो लोग सिंदूर 2 बोल रहे हैं उनको प्लीज़ करेक्ट करिए। जी, ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि हम भारत की खतरे की वजह से मुस्तैद रहते हैं। तो भाई, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। सिंदूर 2 कभी बाद में आएगा, आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, बट सिंदूर स्टिल ऑन। और वो करेक्ट सर। इंस्टॉलमेंट्स में पाकिस्तान को चेपेगा, ये मुझे दिखता है। एंड वेरी सून आई नहीं, सी पाकिस्तान एंटरिंग इनटू एन एरा जहां पर उसकी बहुत कस के पिटाई होने वाली है, ये आप मान के चलिए। होनी भी चाहिए सर, होनी भी चाहिए, जी, होनी भी चाहिए। जी, और सर ये एक लास्ट सवाल आता है कि अभी ईरान पे आपको क्या लगता है? ये सब थोड़ा-सा ये एक अलग से क्वेश्चन है, मैं इसको सोचा था अभी इसी में मर्ज कर दूँ। कि ईरान का क्या लगता है सर आपको? अभी इंडिया ईरान का तो चलो रिलेशन अच्छा है, बट ईरान में तख्ता-पलट होगा, और जो इज़राइल अभी कर रहा है और जिस हिसाब से एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं अभी कोई कुछ भी रुका है, और यूरेनियम तो गया नहीं है। तो क्या लगता है सर, हम फिर से ये इन दोनों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, राइजिंग स्टार फिर से? देखिए, ईरान को हैंडल किया जाएगा उस तरीके से कि ईरान में अधमरा हो जाए ईरान, पूरी जान ना निकले। तो उसके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले होते रहेंगे, बिकॉज ईरान का वहां पर रहना बहुत जरूरी है। अगर ईरान रहेगा तो वेस्ट एशिया में डर का माहौल बना रहेगा। अगर देशों में डर का माहौल बना रहेगा तो वेपन सिस्टम बिकते रहेंगे। वहां पर सबसे बड़ा वेपन्स का इंपोर्टर जो है वो सऊदी अरेबिया है। 110 बिलियन डॉलर के वेपन्स वो इंपोर्ट करता है। तो अगर ईरान पीसफुल हो गया तो 110 बिलियन डॉलर के वेपन्स कौन खरीदेगा? अगर ईरान पीसफुल हो गया तो कतर के 32 बिलियन डॉलर के वेपन्स कौन खरीदेगा? अगर ईरान पीसफुल हो गया तो यूएई कैसे 20 बिलियन डॉलर के वेपन्स खरीदेगा? तो ईरान जो है उसको सरवाइव करना है। ईरान को हमेशा एक थ्रेट बने रहना है। ईरान के थ्रेट बने रहने से बहुत इंडस्ट्रीज चलती हैं, बहुत लोगों के घर जलेंगे। तो ईरान जो है वो खत्म नहीं होगा। ईरान जो है वो हमेशा एक दुश्मन की तरह वहां पर मौजूद रहेगा, और जिसके नाम पे बहुत सारी रोटियां सेकी जाएंगी। ये है आपके पास अच्छी खासी सच्चाई। करेक्ट सर, करेक्ट सर। नहीं, इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। तो इसको ज़रूर अभी अपने विश्लेषण करेंगे सर ईरान के लिए।
और उससे पहले हम एक और विश्लेषण करेंगे रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारा डिस्कशन है। तो तब तक के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में इतने शॉर्ट टाइम के लिए आपने समय दिया सर मुझे। आपको भी अभी जाना है आई थिंक। आपके भी कुछ अलग प्रोग्राम है तो आपको जाना है अभी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका इसमें। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों मेरा एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इसको यूज़ करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही सर से हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा और हम जल्दी एक और लेके आएँगे शो, जिसमें हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? एक्चुअली ये है क्या ट्रीटी और क्यों इतना इम्पोर्टेंस है फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, और कैसे इंडिया पाकिस्तान को चोक कर सकता है इसके बेसिस पे? तो हम वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू अगेन शो में आने के लिए। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर। धन्यवाद दिनेश, नमस्कार, जय हिंद।